नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार विजय सीरीज प्रैक्टिस सेट 4 को पढ़ेंगे, जो आने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीव राजधानी है यूक्रेन की, स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की, स्पेन की। राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन की। अन्य महत्वपूर्ण राजधानियां देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है तो बर्न, और मुद्रा क्या है तो स्विस फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और स्वीडी क्रोन, इसकी मुद्रा है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है यूरो। पहले क्या था तो पेसेटा। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और रोमानिया लियो, मुद्रा है हंगरी है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और राजधानी है फोरिंट, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है सांभर झील, पंचपद्रा झील, चिल्का झील या डिंडवाना झील। राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है तो उड़ीसा में। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नमकीनी लेगुन झील है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह उड़ीसा के पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। चिल्का झील रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत भी है, यानी रामसर आर्द्रभूमि में भी चिल्का झील को शामिल किया गया है। यह प्रवासी पंछियों, इरावदी डॉल्फिन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और महत्वपूर्ण क्या है देख लेते हैं बिंदु। भारत की सबसे बड़ी खारी यानी नमकीन पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील है। किस राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में। भारत के सबसे बड़े अंतस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है तो सांभर झील है, ध्यान रखेंगे। ये किस राज्य में है तो राजस्थान में। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय लवणीय झील तथा प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र भी है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पश्चिमी, 78.5 डिग्री पूर्वी या 68.60 डिग्री पूर्वी। राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से होकर गुजरता है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से होकर गुजरता है तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर। भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना घंटा आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। भारत के समय एकरूपता बनाए रखने के लिए पूरे देश में इसी मानक समय का पालन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतीय मानक समय क्या है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितने घंटे आगे तो 5.5 घंटा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के तो 5 राज्यों से। किस किस तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्स, कोर्ट, फील्ड या एरीन? तो राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट कहा जाता है। बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है तो कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार किसने किया था तो डॉक्टर जेम्स नेमिस्थन ने किया था। कब किया था तो 1891 ईस्वी में। बास्केटबॉल पहली बार 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया था। ओलंपिक में कब शामिल किया गया था तो 1936 ईस्वी में। कहाँ तो बर्लिन ओलंपिक में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान, विद्वानों को अनुदान या गरीबों को अनुदान? राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों को अनुदान। अमरम विजयनगर साम्राज्य में सैनिक अधिकारियों या नायकों या अमर नायकों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान था। कौन सा अनुदान था तो भूमि अनुदान था। इस भूमि से प्राप्त राजस्व के बदले नायकों को सेना का रखरखाव करना तथा आवश्यक पड़ने पर राजा को सैनिक उपलब्ध कराना होता था। अमरम भूमि पर नायकों को स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि उन्हें केवल उसे से प्राप्त आय का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। वे मालिक नहीं होते थे, लेकिन उनसे जो खेती करने से जो आय प्राप्त होता था सिर्फ उसी पर उसका अधिकार रहता था। यह व्यवस्था विजयनगर की नायक व्यवस्था का प्रमुख आधार थी। और देख लेते हैं महत्वपूर्ण। अमरम क्या था तो सैनिकों या नायकों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। नायक व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। अमर नायक क्या था तो भूमि के बदले सेना उपलब्ध कराने वाले सैन्य अधिकारी थे। राष्ट्रपति खाली स्थान की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? किसकी सलाह से लोकसभा को भंग करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या चुनाव आयुक्त? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के बी के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसके सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर बाध्य होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। लोकसभा का सामान्य अवधि 5 वर्षों की होती है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 83 में वर्णित है। लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तर्क देख लेते हैं। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 74 किसे है? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो संसद का आह्वान, सत्रवासन एवं लोकसभा का विघटन। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 83 में। ध्यान रखेंगे। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक संघन है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक विरल है, का द्रव्यमान घनत्व दूसरे के माध्यम के बराबर है, का प्रकाशिक घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। राइट आंसर हो जाएगा अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है वह दूसरे माध्यमों की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। ध्यान रखेंगे। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो अधिक होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो कम होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो उसकी चाल घट जाती है और वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये भी हमेशा पूछता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? तो उसकी चाल घट जाती है और वह कहाँ मुड़ती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? तो बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर मुड़ती है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय के नाम से। ध्यान रखेंगे। सिंधु और सतलज नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? तो पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 104 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेल्सियस या 337। राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलकर गैसों में परिवर्तन होने लगता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई भी द्रव जो है गैस में परिवर्तन होने लगता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। केल्विन तथा सेल्सियस का संबंध क्या है? तो केल्विन बराबर होता है C+273, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? तो 373 केल्विन। ध्यान रखेंगे, अगर केल्विन में पूछेगा तो 373। जल का क्वथनांक कितना होता है केल्विन में? तो 373। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता बढ़ती है, तरलता घटाती है, तरलता को प्रभावित नहीं करती है, यह दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? तो वाणिज्य बैंकों से अल्पकाल के लिए धन उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट क्या करती है? तो आरबीआई क्या करती है? तो वाणिज्य बैंकों से उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर आरबीआई के पास अधिक धन जमा हो जाता है, इसे ब्याज में नकदी कम हो जाती है और ऋण वितरण घटता है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता करती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर क्या होता है? तो ऋण महंगा हो जाता है और तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़े तो क्या होता है? बैंक आरबीआई से अधिक धन जमा करती है और तरलता घटाती है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? आश्वित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय या आयोडीनकृत नमक। राइट आंसर हो जाएगा आश्वित जल, इसे शुद्ध जल भी कहते हैं।
आश्वित जल एक शुद्ध पदार्थ है, इसलिए यह मिश्रण नहीं है। यह केवल H2O अणुओं से बना होता है तथा इसमें कोई अशुद्धि या अन्य पदार्थ नहीं होती है। वायु विभिन्न गैस जैसे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि का समांगी मिश्रण है। दूध मिश्रित पेय क्या है तथा आयोडीनकृत नमक भी मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियाँ जैसे निस्पंदन, वाष्पीकरण, आसवन आदि से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? तो निस्पंदन विधि, वाष्पीकरण विधि या आसवन विधि के द्वारा। जबकि यौगिकों के अवयव को केवल रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है। यौगिक को कैसे अलग किया जाता है? तो सिर्फ रासायनिक विधियों से। और परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो निश्चित संगठन एवं निश्चित गुणधर्म वाले पदार्थ को। मिश्रण किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक मिश्रण को। आश्वित जल क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है। और वायु क्या है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को कहा जाता है। GDP की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। किसी देश की आर्थिक गतिविधि और आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो GDP को। ध्यान रखेंगे। GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य होता है। GNP क्या होता है? सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो GDP प्लस विदेशों से शुद्ध प्राप्त कारक आय, यानी जो भी भारतीय हैं विदेशों से जो धन जमा करके भेजते हैं वो भी GNP में जुड़ता है। और NNP में क्या होता है? तो विशुद्ध राष्ट्रीय होती है, यानी GNP माइनस मूल्यह्रास, यानी कि जो विदेश से आए भारत में जो धन कमा करके जो जमा कर विदेश में भेजते हैं तो उसको क्या करते हैं? तो इसमें से हटा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP। ध्यान रखेंगे। भौगोलिक अन्वेषण में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल। राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल ने। भौगोलिक अन्वेषण का नेतृत्व किसने किया था? तो पुर्तगाल ने किया था। राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री अन्वेषण को संरक्षण दिया तथा नाविकों को प्रोत्साहन किया, यानी समुद्रों से अन्य देशों की खोज के लिए इसने क्या किया था? तो प्रोत्साहन दिया था। उस समय राजकुमार कौन थे? तो हेनरी द नेविगेटर। बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया था? तो 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये भारत की खोज करने आया था, लेकिन वे कैप ऑफ गुड होप तक ही पहुंचकर उन्हें सोचा कि यही भारत है। कब पहुंचा था? तो 1488 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट यानी कोझिकोड भारत में पहुंचकर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। कब की थी? तो 1498 ईस्वी में। कहाँ पहुंचा था? कहाँ से होके हुए पहुंचा था? तो कैप ऑफ गुड होते हुए पहुंचा था। कहाँ? कालीकट। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे स्पेन का संरक्षण प्राप्त था, उसने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। इसने अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। कब की थी? तो 1492 ईस्वी में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भौगोलिक अन्वेषण का नेतृत्व किसने किया था? भौगोलिक खोज किसने शुरू किया था? तो पुर्तगाल ने। हेनरी द नेविगेटर क्या था? तो पुर्तगाली समुद्र अन्वेषण के संरक्षक था। उस समय वहाँ का समुद्र का संरक्षण उसे ही प्राप्त था। बार्थोलोम्यू डियाज क्या था? तो 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। बहुत BBI है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में क्या की थी? तो अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या मूल राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी। 1/4 से, 1/3 से, 2/3 से, 1/6 से। राइट आंसर हो जाएगा 1/3 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 171 के 1 में। साथ ही विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो 40 निर्धारित की गई है।
ध्यान रखेंगे पूर्व विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर में यह संख्या अलग थी। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्षों का होता है। और परीक्षा तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 169 का संबंध किससे है तो राज्य में विधान परिषद का सृजन या अनुमूलन से। ध्यान रखेंगे विधान परिषद का सृजन या अनुमूलन का संबंध किस अनुच्छेद से है तो अनुच्छेद 169 से। अनुच्छेद 171 किससे तो विधान परिषद की संरचना एवं सदस्यों की संख्या से। ध्यान रखेंगे विधान परिषद की संरचना से किसका संबंध है तो अनुच्छेद 171 का। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3वां भाग। ध्यान रखेंगे न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी तो 40 होगी। कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्षों का। और प्रत्येक 2 वर्षों में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तो 1/3 सदस्य। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5, दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/8, दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 या दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/12। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी की आवश्यकता है तो दोनों सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। गणपूर्ति वह न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्यवाही वैध रूप से चल सकती है। संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए। कुल सदस्यों के 1/10 होनी चाहिए किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 100 के 3 में। ध्यान रखेंगे यह गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो पीठासीन अधिकारी कार्यवाही स्थगित कर सकता है या सदन की बैठक निलंबित कर सकता है। महत्वपूर्ण तर्क देख लेते हैं तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए तो कुल सदस्यों संख्या का 1/10। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 108 में। और गणपूर्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 100 के 3 में। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या नीति आयोग। राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखेंगे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में इसे केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। इसे कब संसद में पेश किया जाता है तो बजट से एक दिन पहले। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले वर्षों का प्रदर्शन, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार, राजकोषीय स्थिति, विदेशी व्यापार तथा आगामी चुनौतियों एवं नीतिगत सुझाव को विस्तृत विश्लेषण होता है। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। प्रकाशित कौन करता है तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तैयार कौन करता है तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम। संसद में प्रस्तुत कौन करता है तो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। उद्देश्य क्या होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा एवं भविष्य की नीति संबंधित सुझाव देना। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित या आरक्षित। राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो एक बार उपयोग होने के बाद शीघ्र पुनः प्राप्त या पुनर्निर्मित नहीं किए जा सकते। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ध्यान रखेंगे इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके विपरीत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? ध्यान रखेंगे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। नवीकरणीय संसाधन कौन है तो सौर, पवन, जल, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, चट्टान, अवसाद या सभी। राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म। जीवाश्म में प्राचीन जीवों के परिरक्षित अवशेष, छाप या चिन्ह होते हैं जो चट्टानों में संरक्षित मिलते हैं। जीव की मृत्यु के बाद यदि उसके अवशेष विशेष परिस्थितियों में सुरक्षित रह जाएं तो उनका पूर्ण
अपघटन न हो तो वे जीवाश्म में बन जाते हैं। ध्यान रखें, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, सब जीवाश्म के अध्ययन से पृथ्वी पर जीवन के विकास, विलुप्त जीवों तथा प्राचीन पर्यावरण की जानकारी मिलती है। जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। जीवाश्म क्या है? तो जीवों को परिरक्षित अवशेष। जीवाश्म विज्ञान को पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। जीवाश्म ईंधन क्या में उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वेमएस चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए ओ ह्यूम के पहल पर हुई थी। सॉरी, इसमें पूछा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्थापना नहीं पूछा था। स्थापना पूछे तो ये होगा ए ओ ह्यूम। सॉरी, ध्यान रखेंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमएस चंद्र बनर्जी। ध्यान रखेंगे। ये क्या थे? तो संस्थापक। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो बम्बई, यानी वर्तमान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेमएस चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमएस चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कब हुई थी? तो बम्बई में। कहाँ? तो गोकुल तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में। प्रतिनिधियों कितने ने भाग लिया था? तो 72। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, 19 नवंबर को या 4 दिसंबर को? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 ईस्वी में की थी। किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब की थी? तो 1981 ईस्वी में। 2001 से इसे 21 सितंबर को अस्थायी रूप से मनाया जाने लगा। अस्थायी रूप से कब मनाया जाने लगा? तो 2001 से। इस दिन विश्व भर में शांति, अहिंसा और युद्ध विराम को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाता है। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन कॉनरी, रोजर मूर, टोमथी डॉल्टन या पियर्स ब्रॉसनन? राइट आंसर हो जाएगा शॉन कॉनरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 213? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? तो राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 153 में क्या किया गया? तो राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 123 में। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 32 का संबंध किसने है? तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार से। अनुच्छेद 131 किससे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार से। और अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? तो विशेष अनुमति याचिका से। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का क्या उत्तरदायित्व है? जनगणना कराना, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, पशु जनगणना करना या अंतर्राज्यीय व्यापार के आंकड़े एकत्रित करना? तो राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना।
राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ का मुख्य कार्य क्या है? तो देश भर में बड़े पैमाने पर नमूना का सर्वेक्षण करना था। इसका गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय, उपभोग, रोजगार, कृषि, उद्योग, सामाजिक आर्थिक आंकड़ों एकत्र करने हेतु संग्रह किया गया था। 23 मई 2009 को एनएसएसओ का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के साथ विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ में परिवर्तन कर दिया गया। एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मिलाकर क्या किया गया? तो एनएसओ में परिवर्तन कर दिया गया। कब किया गया? तो 23 मई 2019 को। वर्तमान में एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। वर्तमान नाम क्या है? तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कब से है? तो 2019 से। वर्तमान में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या कानूनी एवं न्याय मंत्री? राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ध्यान रखेंगे। यह अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद पर बने रहते हैं, ध्यान रखेंगे। यह भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखता है। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो महान्यायवादी से संबंधित है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। द्वितीय विधि अधिकारी कौन का होता है? तो सॉलिसिटर जनरल, यानी संवैधानिक पद। संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में हमारे बनाया जाता है, हमेशा सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे द्वितीय विधि अधिकारी कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। कब? तो 2 फरवरी 2006 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, ध्यान रखेंगे। शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, बंदलाप्पी गांव से हुई थी। प्रारंभ इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। जब शुरुआत हुई थी इसे क्या कहा जाता था? तो नरेगा। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। इसमें मनरेगा में परिवर्तन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 2 अक्टूबर 2009 को। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 7 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को, ध्यान रखेंगे। अधिनियम कौन कब पारित हुआ था? तो 7 सितंबर 2005 को। लागू 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बंदलाप्पी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। नाम परिवर्तन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2009 को। गारंटी क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का अनुकूल और अकुशल रोजगार। आंखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ओडोंटोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, झारखंड या बिहार? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। कोरापुट उड़ीसा का एक प्रमुख खनिज क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट की पंचपटमाली पहाड़ियों में स्थित है, जहां बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ इस खंड में क्या पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो बॉक्साइट, ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के एल्युमिनियम उत्पादन में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, कोयले जैसे खनिजों में समृद्ध है। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। कोरापुट पंचमपटली ये क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। सुगिंदा घाटी उड़ीसा में जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए। कंगेछोर या सुंदरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए।
और तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ये सभी क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, 1717 में, 1747 में, 1751 में। राइट आंसर हो जाएगा 1707 में। 3 मार्च 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर यानी महाराष्ट्र के निकट हुई थी। उनका जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1668 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो दोहद, वर्तमान गुजरात में हुआ था। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खुलादाबाद यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में सूफी संत शेख में जैनुद्दीन सिराजी की दरगाह के पास दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद मुगल उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी हुआ था, ध्यान रखेंगे। परीक्षा तथ्य क्या है? तो जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। कहाँ? तो दोहद, गुजरात में। जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो अहमदनगर में। समाधि कहाँ है? तो खुलादाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, नगद समर्थन मूल्य या मध्यम समर्थन मूल्य? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों के फसल खरीदने की गारंटी देता है। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन करता है? ध्यान रखेंगे, ये हमेशा पूछता है। इसकी सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अंतिम निर्णय भारत सरकार के मंत्रिमंडल लेते हैं। एमएसपी की घोषणा खरीफ एवं रबी फसलों के लिए अलग अलग की जाती है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो सीएसपी। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो भारत सरकार। उद्देश्य क्या होता है? तो किसानों को मूल्य सुरक्षा प्रदान करना। एमएसपी वर्तमान में 23 प्रमुख फसलों के लिए घोषित किया गया। वर्तमान में कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया गया है? तो 23 फसलों के लिए, ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? सारनाथ से, श्रीवस्ती से, बोधगया से या राजगिरी से? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। इस घटना में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। सारनाथ में ही बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की थी। प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो सारनाथ में, ध्यान रखेंगे। परीक्षा तथ्य देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश का स्थान मृगदाव यानी सारनाथ था। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सत्येंद्र त्रिपाठी, बिंदेश्वरी पाठक, श्रीधर वेंकट या जैक सिंह को? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी पाठक को। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 अप्रैल 1943 ईस्वी को बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। उन्होंने 1951 में पद्म विभूषण और 2015 में स्कॉटहोम व्हाइट प्राइजर से सम्मानित किए गए थे। उनका निधन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2023 को। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से, साइबर क्राइम रोकथाम से, उच्च शिक्षा से या टीकाकरण से? राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। इसे 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया था। इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी आदि रोगों को टीका शामिल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 9 जून को या 11 जून को? राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में।
कौन सा सम्मेलन में? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल यानी आईपीसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में, 1988 में, 1992 में या 1987 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह स्वयं शोध नहीं करता बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों अध्ययन को मूल्यांकन करता है। इसे 2007 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 19? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 से जोड़ा गया था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ध्यान रखेंगे कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह राज्य को पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण का निर्देश देता है। नागरिकों का पर्यावरण संबंधित मूल्य कर्तव्य अनुच्छेद कब है? तो अनुच्छेद 51 के एक जी में वर्णित है। स्वास्थ्य पर पर्यावरण के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 से जोड़ा है। ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन ग्रीन योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से, टमाटर, प्याज, आलू से, कपास उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, प्याज, आलू से। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? टीओपी यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की कीमतों को स्थिर रखना है। बाद में इसे अन्य फसल एवं सब्जियों पर विस्तार किया गया है। यह किसानों की आय बढ़ाने एवं आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने की योजना है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खनिज उत्पादन से या कपास उत्पादन से? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं जलीय कृषि को बढ़ावा देना है। भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस क्षेत्र का मजबूत प्रदान करता है। यह रोजगार और निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ या नीति आयोग? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किस राज्य के रायसेन जिले से किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से शुरू किया गया है। बेटर नेवर स्टॉप लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ अनस्क्रिप्टेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? उदय कोटक, दीपक पारेख, चंदा कोचर या श्याम श्रीनिवासन? तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवासन का। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 जून, 5 जून या 15 अगस्त? राइट आंसर हो जाएगा 2 जून को। हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। इसका गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया। गठन के बाद हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी भी बनाया गया था। ध्यान रखेंगे। जून 2026 के फीडे रैंकिंग टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी या प्रज्ञानंद? राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया मिशन का नाम क्या है? मिशन रेशम, मिशन पूर्वोदय, मिशन सेन हजोरी या मिशन वस्त्र? राइट आंसर हो जाएगा मिशन सेन हजोरी। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस गांव को बनाया जा रहा है? तवांग, चुमार, दौलत बेग, ओल्डी या रेमो? राइट आंसर हो जाएगा चुमार गांव को। वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ मिश्रा को।
पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। हाल ही में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? सिंगापुर, नेपाल, जापान या भारत? राइट आंसर हो जाएगा भारत। असम की जीआई टैग प्राप्त तेजपुरी लीची को पहली खेप किन दो देशों को निर्यात की गई? राइट आंसर हो जाएगा दुबई एवं सिंगापुर को। अंडर 13 आयु वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? सृष्टि किरण, वैदेही चौधरी, माया राजेश्वरन या अंकिता रैना? राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि किरण। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं।